हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कम से कम 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज यही आप लोगों का एग्जाम है, जिसकी वजह से मुझे अभी तुरंत इसका वीडियो बनाना पड़ रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को 2-3 वीडियो और दूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा है कीट विज्ञान। कीट विज्ञान सेकेंड। तो हम सबसे पहले देखेंगे कीट विज्ञान क्या होता है। तो कीट विज्ञान या कीट क्या होता है। कीट विज्ञान वो होता है जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और कीट क्या होता है, तो कीट आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग होता है। कीट क्या होता है, आर्थ्रोपोडा एक संघ होता है, उसका एक मुख्य वर्ग होता है। इसके 10 लाख से अधिक जातियों का नामकरण हो चुका है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में आधे से अधिक जो है वह कीट हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कीट वर्ग के 3 करोड़ प्राणी ऐसे हैं जिनको चिन्हित ही नहीं किया गया है और इनका पृथ्वी पर 90% कीट है। तो कीट क्या है, कीट आर्थ्रोपोडा संख्या एक वर्ग प्रमुख वर्ग है जिसका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है, सिर, वक्ष और उदर। किसमें दोस्तों, आप लोग सिंपल परिभाषा ये लिख सकते हैं, सिर, वक्ष, उदर। तो कीट एक आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है जिसका शरीर व टांग कई भागों में विभक्त रहता है। प्राणी विकास क्रम में आर्थ्रोपोडा का स्थान जो होता है वह एनिलिडा के बाद आता है और यही ऐसे प्राणी थे जिनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित था। दोस्तों, उसी को कहते हैं कीट। चलिए आगे चलते हैं। कीट विज्ञान ने बता दिया कि जैसे जिसमें हम लोग कीटों के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। कीट किस स्थिति में रह रहा है, किस परिस्थिति में रह रहा है, कैसा उसको टेम्परेचर चाहिए, क्या खाता है। तो दोस्तों इसी सब का अध्ययन करेंगे, तो उसी को कहते हैं कीट विज्ञान। तो कीट विज्ञान भी समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आगे देखेंगे जैविक नियंत्रण। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, वैसा ही सेम है दोस्तों। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैविक नियंत्रण। तो जब पीड़कों के नियंत्रण के लिए उनके प्राकृतिक शत्रुओं का सहारा लिया जाता है तो उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। जब पीड़कों के नियंत्रण के लिए उनके प्राकृतिक शत्रुओं का सहारा लिया जाता है तो उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। जैविक नियंत्रण प्रकृति में अपने आप होता है। जैविक नियंत्रण जो होता है वह प्रकृति में अपने आप होता है, जिसे हम लोग प्राकृतिक नियंत्रण भी कहते हैं। परंतु जब इन्हीं उपायों को मनुष्य द्वारा पीड़क नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है तो उसी को जैविक नियंत्रण कहते हैं। जैसे दोस्तों, अब मान लीजिए दोस्तों, मैंने बिल्ली का एग्जाम्पल बार बार देता हूँ आप लोगों को जैविक नियंत्रण में। तो जैसे मान लीजिए बिल्ली है, ठीक है। बिल्ली है तो बिल्ली चूहे को तो प्राकृतिक रूप से ही खाती है, क्योंकि चूहा जो बिल्ली का प्राकृतिक शत्रु है तो प्राकृतिक रूप से भी खाती है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपका ही घर है या मेरा ही घर है, मेरे घर पे बिल्ली नहीं है और मेरे घर में चूहे बहुत ज्यादा है, तो हम बिल्ली को लाकर अगर पालेंगे तो दोस्तों या वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण। और यदि वह अपने आप आके चूहे को खाएगा तो वह प्राकृतिक नियंत्रण कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ अंतर है। तो प्राकृतिक नियंत्रण क्या होता है, तो जब पीड़कों के नियंत्रण के लिए उनके प्राकृतिक शत्रु का सहारा लिया जाता है तो उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। ये तो जैविक नियंत्रण हो गया। जैविक नियंत्रण जो होता है वह प्रकृति में अपने आप होता है, जिसे प्राकृतिक नियंत्रण कहते हैं। तो जब यह अपने आप होगा तो उसे प्राकृतिक नियंत्रण कहेंगे। यदि मानव द्वारा किया जाए करवाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, जैविक नियंत्रण कहेंगे। जैविक नियंत्रण की समस्या देखेंगे। जैविक नियंत्रण की क्या क्या समस्या है। जैविक नियंत्रण में प्रयोग होने वाले जो कारक होते हैं वो मुख्यतः किसी एक प्रकार के कीट को ही मारते हैं। तो जो जैविक नियंत्रण में प्रयोग किए जाने वाले कारक होते हैं वो एक प्रकार के कीट को ही मारते हैं। यदि हमने बिल्ली को लाया चूहे को मारने के लिए तो चूहे को ही मारेगी, या नहीं कि आपके घर के छिपकली को भी मार देगी। तो यही कहा जा रहा है कि जैविक नियंत्रण में प्रयोग होने वाले कारक मुख्यतः किसी एक विशेष प्रकार के कीटों को ही मारते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि इनका प्रभाव धीरे धीरे होता है, जिससे सफलता के लिए लंबे समय तक राह देखनी पड़ती है। दोस्तों अब मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए 10 चूहा है और एक बिल्ली है, तो दोस्तों उसको पकड़ने में उसको टाइम लगेगा। तो दोस्तों जिसकी वजह से हमें लंबे समय तक वेट करना पड़ सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि क्योंकि इसमें जीवित जीवों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उपयोगकर्ता जो जो इसको उपयोग करने वाला वह शिक्षित होना चाहिए। ये ना कि कोई भी आगे कर दे और मान लीजिए कोई दूसरा कीट है उस पर ऐसा कीट छोड़ दे कि जो उस कीट को भी खा जाए और दूसरे को भी खाने, जो लाभदायक कीट है उसको भी खाए। तो इस प्रकार का हमें जीवित जीव का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमें शिक्षित होना
आवश्यक है जैविक नियंत्रण करने के लिए। तो यही था दोस्तों जैविक नियंत्रण की समस्या। आगे देखेंगे LD15 क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लीथल डोज 15 जिसे कहते हैं। तो किसी कीटनाशी की घातक मात्रा या LD15 वह मात्रा होती है जो किसी परीक्षण किए गए स्तनधारी में, ध्यान दीजिएगा, परीक्षण किए गए स्तनधारी में 50% संख्या को एक बार में मार देती है। जब या किसी कीटनाशी की घातक मात्रा LD15 वह मात्रा होती है जो किसी परीक्षण किए गए स्तनधारी में 50% संख्या को एक बार में मार देती है। यह जानवरों या मनुष्यों की मारने को सबसे कम खुराक होती है दोस्तों। आप लोग बता दूं कि आप LD15 जितना महंगा लेंगे वो उतना ही कम जहरीला होगा, और जितना सस्ता लेंगे उतना ही अधिक जहरीला होगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे, इकोलॉजी, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी जिसे कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसे, पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी क्या क्या होता है दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसी को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय का, ध्यान दीजिएगा, जो जीव समुदाय है उसका उसके वातावरण के साथ क्या पारस्परिक संबंध है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी को इकोलॉजी कहा जाता है। इसको दोस्तों एक वैज्ञानिक थे ओडम, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बताया कि प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। क्या बताया, प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नस्ट हेकेल, एक वैज्ञानिक हैं, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1866 ईस्वी में किया था। किसने, अर्नस्ट हेकेल ने। तो अर्नस्ट हेकेल ने क्या किया था, सन 1866 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके रूप में किया था, ओकियोलॉजी के रूप में, ओकियोलॉजी के रूप में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो हमें इतना विस्तार में इसके बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना इकोलॉजी होता क्या, इकोलॉजी का कौन कौन सा पार्ट होता है। तो इकोलॉजी दोस्तों दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, पहला होता है ऑटो इकोलॉजी, क्या होता है, ऑटो इकोलॉजी। दूसरा होता है साइने इकोलॉजी, मैंने इसको आप लोग पढ़ाया भी है। तो ऑटो इकोलॉजी क्या होता है, तो ऑटो इकोलॉजी वह इकोलॉजी होती है जिसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ऑटो इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं स्व पारिस्थितिकी, क्या कहते हैं, स्व पारिस्थितिकी। तो ये स्व पारिस्थितिकी क्या होता है, इसके अंतर्गत जो होता है ना, एक व्यक्तिगत कोई एक विशेष प्रकार का पौधा रहेगा। जैसे मान लीजिए 10 पौधे हैं, 10 पौधे में से कोई एक पौधा होगा, आप उसी पौधे में देखेंगे कि उसका प्रकृति के साथ क्या संबंध है, या एक किसी जाति का देखेंगे कि उसका प्रकृति के साथ क्या संबंध है, तो उसी को कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। और साइनो इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं सम पारिस्थितिकी। यह क्या होता है, इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं जंतु समुदायों का, उनकी रचना एवं व्यवहार और उनके स्थान के वातावरण से संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो ऑटो इकोलॉजी में एक विशेष प्रकार के पौधे का, एक व्यक्तिगत पौधे का, इंडिविजुअल प्लांट का या इंडिविजुअल स्पाइसेस का। और समपारिस्थितिकी में क्या करेंगे, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले, जैसे मान लीजिए यह एक बगीचा है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 10 पौधे हैं, तो यदि ऑटो इकोलॉजी रहेगा तो इसमें हम मान लीजिए यहाँ पे जो एक पौधा है इसके बारे में सिर्फ जानेंगे कि इसका प्रकृति के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध प्रकृति के साथ रहता है, इसकी कौन सी जाति है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यदि स्व पारिस्थितिकी की बात करें तो इसमें जो 10 पौधे हैं इन सभी का देखेंगे कि प्रकृति के साथ इसका क्या संबंध है, कैसे संबंध है, क्यों संबंध है, सब कुछ मतलब देखा जाता है। तो दोस्तों उसी को कहते हैं साइने इकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी समझ गए होंगे। फिर सुन लीजिएगा कि ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। सम पारिस्थितिकी में इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप जंतु एवं समुदायों तथा उनकी रचना एवं व्यवहार और उनके स्थान के वातावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसको समझ गए होंगे। तो जो ऑटो इकोलॉजी है उसमें एक विशेष प्रकार के पौधों का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे आईपीएम। क्या देखेंगे, आईपीएम। सिलेबस में देख लीजिए कब लोग, आईपीएम का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट
मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इसे कहते हैं एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन। तो एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बीमारियों, फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को, जैसे व्यवहारिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण तथा रासायनिक नियंत्रण का इस तरह से क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए ताकि फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों की संख्या आर्थिक हानि स्तर या आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रहे, और रासायनिक दवाओं का प्रयोग तभी किया जाए जब अन्य अपनाए गए तरीके सफल ना हो। एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन का दोस्तों मतलब यह है कि एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन नाशीजीव के नियंत्रण करने का एक ऐसा बहुउद्देशीय कार्यक्रम है जिसमें वातावरण के सभी संसाधन जैसे शस्य क्रिया, यांत्रिक विधि, जैविक अवस्था एवं पदार्थों तथा रासायनिक विधियों की उपयुक्ततम समन्वित करके नासिक जीवों के घनत्व को आर्थिक क्षति स्तर के नीचे रखना और रसायनों से हो रहे प्रदूषण को यथासंभव कम करना ही आईपीएम कहलाता है। दोस्तों जैसे समझने का मतलब समझिएगा कि मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है, इसमें कोई कीट लगने वाला है या लग गया है, आप क्या करेंगे, आप इसमें एक से अधिक जो हमारा कंट्रोल का मेथड है उसका यूज करेंगे। यदि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तभी आप लोग, और इस प्रकार से दोस्तों इसका कंट्रोल करेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके खेत में कीट लगने वाला है और अभी वो आर्थिक क्षति स्तर तक नहीं पहुंचा है, अभी दोस्तों ईटीएल तक पहुंचा है लेकिन आईटीएल तक नहीं पहुंचा है, तो आप क्या करेंगे, ईटीएल तक पहुंचते ही इसमें किसी भी प्रकार का जैसे यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, व्यवहारिक नियंत्रण का प्रयोग करेंगे और एक साथ दो का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार करेंगे कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित ना हो। तो दोस्तों उसी क्या कहते हैं, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन। तो एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक कीटों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को जैसे व्यवहारिक, यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण का इस तरह से क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए ताकि फसलों को हानि पहुंचाने वाले की संख्या आर्थिक हानि स्तर से नीचे रहे और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग तभी किया जाए जब अन्य अपनाए गए तरीके सफल न हो। तो समझ गए होंगे, चलिए आगे चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। डीडीटी, डीडीटी, डीडीटी का फुल फॉर्म आप लोगों में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो डीडीटी क्या होता है? तो डीडीटी की खोज सबसे पहले डीडीटी खोज किसने की है? तुम पॉल हरमन मूलर। डीडीटी की खोज सन 1939 में किसने की थी? पॉल हरमन मूलर ने की थी। वास्तविकता में इन्होंने डीडीटी के कीटनाशी के रूप में प्रयोग की थी। वास्तविकता में इन्होंने क्या किया था? डीडीटी को कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया था, अर्थात इन्होंने खोज के लिए डीडीटी का प्रयोग कीटनाशी के रूप में किया था। तो दोस्तों यही था डीडीटी। देखेंगे कीटनाशी अधिनियम 1968 और 72। उससे पहले देखेंगे कीट विष का नियम। क्या देखेंगे? कीट कीट विष का नियम। तो कीट विष का क्या नियम है? भारतवर्ष में कीट विषों को सबसे पहले भारतीय विष एक्ट, पॉइजनस एक्ट ऑफ इंडिया 1919 के अंतर्गत और फिर औषधिक एक्ट 1940, ड्रग एक्ट 1940 के अधीन रखा गया। जो भारत में कीट विष का सबसे पहले कानून बना उसको सबसे पहले पॉइजनस एक्ट ऑफ इंडिया में सन 1929 के अंतर्गत और ड्रग एक्ट 1940 के अधीन रखा गया। इसके बाद भारतीय खाद्य सामग्री मिलावट संबंधी एक्ट सन 1955 तथा प्राणी विश्व उपचार एक्ट 1964 में बनाए गए। सब ध्यान रखिएगा, चार थे। कौन कौन सा? सबसे पहले क्या 20 एक्ट कब बनाया गया? 1929 में, सॉरी 1919 में, औषधि एक्ट 1940 में, और मिलावट संबंधी एक्ट 1955 में, और प्राणी विश्व उपचार एक्ट 1964 में। तो कीट विषयों एवं उनसे संबंधित उपकरणों के मानकों में स्थिरता लाने के लिए भारतीय मानक संस्थान नई दिल्ली कार्य करती है और कीट रसायनों तथा मशीनों के लिए मानक निर्धारित करती है। यह शुद्ध मानक वस्तुओं पर आईएसआई का चिन्ह लगवाती है तथा इन वस्तुओं को खरीदते समय इस चिन्ह को देख लेना चाहिए। तो आप जब कोई भी लेने जाएंगे तो उसमें आईएसआई का चिन्ह होता है, उसको देख लेना चाहिए। कीट विषयों के आवास्तविक अधिनियम 1968 तथा 1972 में बने, जिनका मुख्य उद्देश्य कीट विषयों के आयात, निर्यात, विपणन, विक्रय, परिवहन, वितरण और प्रयोग इत्यादि पर
नियंत्रण रखना है ताकि उनके कुप्रभावों से मनुष्य तथा अन्य प्राणियों से बचाया जा सके। तो अब देखेंगे कीटनाशी अधिनियम 1968 और 72। क्या देखेंगे? 1968 और 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो कीटनाशी अधिनियम 1968 और 72 क्या होता है? तो पहला तो दोस्तों यही है कि कोई भी कीटनाशक जो देश में निर्मित है या आयात किया जाता है, कोई भी कीटनाशक हो या तो देश में निर्मित हो या तो आयात किया जाता हो, सभी का पंजीकरण केंद्र स्तर पर कराना आवश्यक है। क्या कराना? पंजीकरण केंद्र स्तर पर कराना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण समिति कीटनाशक अधिनियम कृषि विभाग फरीदाबाद को दिया जाता है। पंजीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण समिति कीटनाशक अधिनियम कृषि विभाग फरीदाबाद को दिया जाता है। इसके लिए 100 रुपये शुल्क आवेदन पत्र के साथ चालान द्वारा मद 68 अदर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस अदर रेसिप्ट फी फाइन्स में जमा करके भेजा जाता है। कितना रुपया? 100 रुपया। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि कोई भी कीटनाशक हो या देश में निर्मित हो या आयात किया जाता हो, सभी का पंजीकरण केंद्र स्तर पर होना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण समिति कीटनाशक अधिनियम कृषि विभाग फरीदाबाद जो हरियाणा में है उसको दिया जाता है। इसके लिए 100 रुपये की शुल्क आवेदन पत्र के साथ चालान द्वारा मद 068, कौन सी मद? 068 अदर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस अदर रेसिप्ट फी फाइनेंस ईटीसी में जमा करके भेजा जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि पंजीकरण के बाद कीटनाशक के विनिर्माण और विक्रय के लिए लाइसेंस दिया जाता है। आप पंजीकरण करा लेंगे तो आपको क्या दिया जाएगा? एक लाइसेंस दिया जाएगा कीटनाशकों को बेचने के लिए। अगला पॉइंट है राज्य सरकार विनिर्माण और विक्रय के लिए लाइसेंस की अनुमति या नवीनीकरण के लिए निम्न अनुज्ञापन अधिकारी होता है, लाइसेंसिंग ऑफिसर होता है, उसको नियुक्त करता है। सरकार जो होता है वह विनिर्माण और विक्रय के लिए लाइसेंस की अनुमति या नवीनीकरण के लिए निम्न लाइसेंस ऑफिसर को नियुक्त करती है। अगला पॉइंट है कि इसी में दोस्तों कि उप निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ विनिर्माण के लिए अलग होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, चौथा पॉइंट अनुज्ञप्ति की अनुमति के लिए। जैसे जो अनुज्ञप्ति का मतलब समझिए कि लाइसेंस, तो लाइसेंस की अनुमति के लिए या वितरण इत्यादि के लिए निम्नलिखित शुल्क आवेदन पत्र के साथ खजाना चालान द्वारा मद एग्रीकल्चर अदर रिसिप्ट अदर आइटम में लगाकर भेजा जाता है। तो समझिएगा सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप लोगों को लाइसेंस की अनुमति चाहिए तो इसके लिए वितरण इत्यादि के लिए निम्नलिखित शुल्क आवेदन पत्र के साथ खजाना चालान द्वारा मद एग्रीकल्चर अदर रिसिप्ट अदर आइटम में लगाकर भेजा जाता है। इसमें दोस्तों प्रत्येक कीटनाशक के निर्माण के लिए कम से कम 50 रुपये और अधिकतम 500 रुपया चार्ज किया जाता है। अगला पॉइंट है विक्रय स्टॉक प्रदर्शन वितरण इत्यादि के लिए प्रत्येक कीटनाशक के लिए 20 रुपये और अधिकतम 300 रुपये तक का चार्ज किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे पांचवा पॉइंट, कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार स्तर जनपद स्तर व खंड स्तर पर कार्यरत सहायक पद संरक्षण अधिकारी को कीटनाशी निरीक्षण के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके कार्य निम्नवत होते हैं। क्या कार्य होता है? पहला कार्य उसका होता है कि अपने क्षेत्र के अंदर कीटनाशकों के विक्रय करने वाले सभी स्थानों का 1 वर्ष में कम से कम 3 बार निरीक्षण करना चाहिए। अगला पॉइंट है लिखित शिकायतों का समाधान करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि यह सुनिश्चित करना कि अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन किया जा रहा है, मतलब उसकी जो लाइसेंस है उनकी शर्तों का पालन किया जा रहा है। अगला पॉइंट है उन कीटनाशी के नमूने प्राप्त करना और विश्लेषण के लिए भेजना जिस पर अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन की आशंका हो। अगला पॉइंट है अधिक नियम या तत्संबंधी नियमों के उल्लंघन पर अभियोजना संस्थित करना। तो यह था दोस्तों क्या कीटनाशी अधिनियम 1968 भी आगे और भी है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। नमूने वाले कीटनाशी या स्टॉक का अधिग्रहण करना, निरीक्षण और की गई कार्यवाही का अभिलेख तैयार करना तथा अभिलेखों की प्रति अनुपालन अधिकारी के पास भेजना। प्रति मतलब झेरॉक्स। कीटनाशियों के विक्रय और उपयोग में अधिनियम के उल्लंघन के समय में निरीक्षण और पूछताछ करना। तो दोस्तों यह था कीटनाशी अधिनियम 1968-72, जिसमें क्या किया था, जिसमें सबसे पहले या तो कोई भी कीटनाशक आप देश में बना रहे हैं या कहीं से ला रहे हैं या कहीं बेच रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले पंजीकरण कराना आवश्यक है केंद्र स्तर पर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस के लिए आप लोगों को एक लाइसेंसिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या किया जाता है,
उसके बाद आपको एक और जो आपको वितरण के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है, उसको लिए आपको खजाना चालान द्वारा मद एग्रीकल्चर अदर रेसिप्ट अदर आइटम मिलाकर भेजा जाता है, जिसमें प्रत्येक कीटनाशक के लिए कम से कम 50 रुपये और अधिकतम 500 रुपये भेजा जाता है। और कीटनाशक जो वितरण के लिए कीटनाशक होता है उसके लिए 20 रुपये और अधिकतम 300 रुपये भेजा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी यदि आप लोग समझ में आया तो उसको लिखिएगा जरूर, और आप लोग को समझ में आ गया होगा जहाँ तक मेरी उम्मीद है। देखेंगे कीटों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। तो कीटों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ क्या है? कीटों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा। तो कीट द्वारा प्रत्यक्ष लाभ क्या होता है? तो जैसा कि सबको पहले से ही कहा जा चुका है कि सभी कीट हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ कीट हमें प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लक्ष्य कीट हो गया, मधुमक्खी हो गया, रेशम कीट हो गया। हमें लक्ष्य कीट, मधु कीट, मोम तथा रेशम कीट हमें क्या प्राप्त कराते हैं? रेशा प्राप्त कराते हैं। ये सभी मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इन पदार्थों से भारत को प्रतिवर्ष 50 करोड़ की आय होती है। कितने करोड़ की? 50 करोड़ की। तो यह दोस्तों प्रत्यक्ष लाभ वाले कीट हैं। तो कीटों द्वारा हमें प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि हाँ, हमें इससे रेशम प्राप्त हो रहा है, हमें इससे शहद प्राप्त हो रहा है, मोम प्राप्त हो रहा है, और ऐसा भी कुछ लाभ है जिसका हमें पता नहीं है। तो वह अप्रत्यक्ष लाभ क्या है? तो अप्रत्यक्ष लाभ या दोस्तों कोई कुछ कीट होते हैं जो हमारे खेतों की रक्षा करते हैं। किस रूप से दोस्तों? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे खेतों की रक्षा करते हैं। उसमें जो कीट आते हैं उनको मार के खाते हैं। तो इस प्रकार से हमें कीटों को जो होता है वह अप्रत्यक्ष लाभ होता है, और प्रत्यक्ष लाभ तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखें कीटों द्वारा हानियां क्या होती है। तो कीटनाशियों के अत्यधिक प्रयोग से न केवल वातावरण प्रदूषित हो रहा है, अपितु कीटों में उनके प्रति प्रतिरोधिता उत्पन्न हो रही है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमारे खेत में कोई एक कीट है, ठीक है, हम इसके ऊपर क्या करेंगे? कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। एक बार करेंगे, नहीं मरेगा दोस्तों, नहीं मरेगा। तो इसके ऊपर आया है यदि दवा, तो क्या होगा? इसके ऊपर एक प्रतिरोध पैदा हो जाएगा इसके अंदर। उस बार भी यदि इसके पास इतना ही, जैसे मान लीजिए इसके पास 2 ml जो आपकी दवा है वो इसके ऊपर आई, और इसका मतलब इसकी मृत्यु नहीं हुई, ठीक है। अगली बार भी यदि आप इसके ऊपर 2 ml डालेंगे तो भी इसकी मृत्यु फिर दोबारा नहीं, क्योंकि वह उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता अपना उत्पन्न कर लेगा। तो वही कहा जा रहा है कि कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से न केवल वातावरण प्रदूषित हो रहा है, अपितु कीटों में उनके प्रति प्रतिरोधता उत्पन्न हो रही है। साथ ही परजीवी एवं परभक्षी कीटों को हानि हो रही है। जो परभक्षी और परजीवी कीट होते हैं उनको क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो कीटनाशियों के अवशिष्ट खाद्य पदार्थों पर या उनके अंदर रह जाने से मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो यह था दोस्तों कीटों से कुछ हानि। मैं थोड़ा थोड़ा बस बता रहा हूँ, अभी मतलब विस्तार से नहीं बताया हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन दोस्तों, कीट को पीड़क में बदलने वाला कारक लिखिए। तो क्या है दोस्तों? सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फ्रूट, ट्री और अदर प्लांट जो है उनका कल्टीवेट करके हम लोग कैसे कीट को पीड़क में बदल रहे हैं। तो सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य अनेक फसलें, फलदार वृक्षें, शोभाकार पौधे आदि को उगाने लगा है। इस कारण पोषक पौधे सघनता से सीमित जगह में मिलने लगे हैं। अब दोस्तों एक पौधा है, उसमें आप लोग जो भी कीटों को पोषक चाहिए उसको आप सघनता से देंगे, किसी को भी देंगे। यदि एक स्थान पे खाने के लिए, या मनुष्य हो या कीट हो, तो वो तो खाएगा ही भाई, उसको मजा आए तो ऐसा ही इनमें भी होता है कि सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य अनेक फसलें, फलदार वृक्ष, शोभा पौधे आदि उगाने लगा है। इस कारण पोषक पौधे सघनता से सीमित जगह में मिलने लगे हैं। कीटों के पनपने का एक मुख्य कारण भोजन सुगमता से उपलब्ध होने के कारण अन्य कीट हानि कीट में बदल गए हैं। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों कीट को, अब मान लीजिए कोई भी पौधा आप लेकर आके लगा रहे हैं, वह दोस्तों जो पौधा है वह कीट के अनुकूल है, कीट उसमें रह सकता है, कीट उसको खा सकता है, तो उसको वहीं पर अपने पास में ही पोषक पौधा मिल जाता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है? उससे कीट जो है पीड़क का रूप ले लेता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। दूसरा, डोमेस्टिकेशन ऑफ लिव स्टॉक, बर्ड एंड अदर एनिमल्स। तो खेती के साथ साथ मनुष्य ने अनेक पालतू जानवरों को रखना प्रारंभ कर दिया है तथा बड़े पैमाने पर उनका प्रजनन कर उनकी संख्या में वृद्धि की, जिसके कारण कीटों के बढ़ने के लिए आदर्श दशा मिली। उनके कीट उनके शरीर के ऊपर या उनके शरीर के अंदर पलने लगे और अपनी संख्या में भारी वृद्धि कर लिए। दूसरा दोस्तों है कि पशुओं को पाल कर हम लोग कीटों को पीड़क बनाने में अपनी भूमिका निभाते। कैसे दोस्तों? जब हमने पशु पालना प्रारंभ किया, तो जब पशु बढ़ेंगे, पशु की संख्या में वृद्धि होगी, तो कीट है वह पशु के ऊपर जो कीट आश्रित होते हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी। अगला है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड अदर फूड आर्टिकल।
मनुष्य जब अपने अनाजों तथा अन्य खाद्य सामग्रियों का भंडारण करने लगा तो कीटों के लिए भी सुविधाजनक स्थिति मिल गई। सुगमता से एक स्थान पर उनके पोषण के लिए अन्न उपलब्ध हुआ, जिस कारण उनकी संख्या में वृद्धि हुई और वे हानि कीट में बदल गए। अब गेहूं को आप लोग अपने घर में स्टोर कर दिए, देखेंगे उसमें घून, घून जानते हैं, हम लोग गाँव में घून ही बोलते हैं, अब आप लोग तब क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो घून पड़ जाता है। घून क्या होता है, ये कई स्थान पर आता है, पूरे गेहूं को खा जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड आर्टिकल, मनुष्य अपने अनाजों तथा अन्य खाद्य सामग्रियों का भंडार करने लगा तो कीटों के लिए भी सुविधाजनक स्थिति मिल गई। सुगमता से एक स्थान पर उनके पोषण के लिए अन्न उपलब्ध हुआ, जिस कारण उनकी संख्या में वृद्धि हुई और वे हानि कीटों में बदल गए। अगला, द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, तो मनुष्य की बढ़ती आबादी भी कीटों के लिए बहुत भूमिका निभाती है। तो मनुष्य की आबादी ज्यों ज्यों बढ़ती है, अनेक परजीवी कीट जैसे मच्छर, खटमल और जू आदि उनकी तरफ आकर्षित हुए और वे मनुष्य के रक्त को चूसकर अपनी संख्या बढ़ाते गए तथा अपने को ह्यूमन पैरासाइट के रूप में व्यवस्थित कर लिया। तो यह था दोस्तों मनुष्य के रूप में। अगला दोस्तों डिफोरेस्टेशन, तो जंगल की कटाई से भी दोस्तों जो कीट है वो उत्पन्न होते हैं। तो मनुष्य सभ्यता के विकास के क्रम में अपने निवास, कल कारखाने के निर्माण तथा लकड़ी के अनेकानेक प्रयोग के लिए जंगलों को अंधाधुंध काटना प्रारंभ कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक ऐसे कीट जो जंगली पौधे पर निर्भर रहते थे या जंगली जानवरों पर निर्भर रहते थे, खेती या पालतू जानवरों के हानि कीट के रूप में उभर कर बाहर आ गए। तो यही थी दोस्तों क्या, कीट को पीड़क में बदलने की प्रक्रिया। आप लोग कंट्रोल का पूरा मेथड पढ़ लीजिएगा, जैसा कि आप लोगों को मैंने आईपीएम बताया था। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसको मैं बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि दोस्तों आप लोग पूरा कंट्रोल मेथड पढ़ना है। कंट्रोल मेथड में से एक या दो एग्जाम, सॉरी 2 एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप लोगों को पढ़ना है। मैंने आप लोगों को बायोलॉजिकल कंट्रोल बता दिया है। आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है कौन सा, कल्चरल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल मैंने बता दिया है, आप लोगों को पढ़ना है कल्चरल कंट्रोल। तो कल्चरल कंट्रोल पढ़ लीजिएगा, एक पढ़ लीजिएगा लीगल कंट्रोल और एक पढ़ लीजिएगा अप्लाइड कंट्रोल, व्यवहारिक नियंत्रण। तो मैं लीगल कंट्रोल ही बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीगल कंट्रोल क्या होता है, लीगल का मतलब वैधानिक, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। तो चलिए देखते हैं लीगल कंट्रोल। अभी आप लोग बताऊंगा कीटनाशकों के प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कीटनाशकों का प्रयोग करने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो वैधानिक नियंत्रण क्या है, लीगल कंट्रोल। तो प्रारंभ के दिनों में जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का आयात और निर्यात करना शुरू किया, तो ये वस्तुएं बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आने जाने लगी। पहले क्या होता था, कोई भी वस्तु हुई, कम पड़ा, दूसरे देश से अपने देश में आ गया, अपने देश से दूसरे देश में चला गया, तो उस समय इस पर कोई रोक टोक नहीं था और इस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया गया। इन आयातित और निर्यातित वस्तुओं में जैसे अनाज, फल, सब्जी, फूल, पौधे, कपास और पालतू पशु इत्यादि के साथ उनकी व्याधियां और कीट, उनकी जो कमी है वो, और कीट अनेक प्रकार के खरपतवार के बीच में आ सकते हैं। परिणाम यह हुआ कि इन वस्तुओं के साथ अनेक हानिकारक जीव, व्याधियां और खरपतवार इत्यादि एक देश से दूसरे देश अर्थात नई भौगोलिक सीमाओं में प्रवेश कर गए। इन अभ्यागत कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं के अभाव में इनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और ये नई स्थानों पर वितरित हो गए। सन 1860 ईस्वी में अंगूर की कटिंग के साथ अमेरिका से, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंगूर की कटिंग के साथ अमेरिका से फाइलोक्सेरा वेस्टिरिक्स नामक कीट फ्रांस पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, फ्रांस। कहाँ से, अमेरिका से। किससे, अंगूर की कटिंग से। इस स्थान पर इसने अत्यधिक क्षति पहुंचाई और ऐसा लगा दोस्तों इसके कारण अब अंगूर की खेती फ्रांस में समाप्त हो जाएगी। ऐसी दशा में संसार के सभी देशों ने इस कीट के वितरण को रोकने के लिए उपाय सोचा। उपाय सोचने के लिए सब लोग बाध्य हो गए। तो सन 1881 में, कब, सन 1881 में यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि इस बात के लिए सहमत हुए कि ग्रसित अंगूर की बेलों पर रोक लगाई जाए। इस प्रकार 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में सैंजोस्केल नामक कीट फैल गया और 1905 में इसके लिए लीगल कंट्रोल बनाने पड़ गए, लीगल कानून बनाने पड़ गए। इस प्रकार मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई तथा मैक्सिकन कॉटन बाल विभिन्न भी नए क्षेत्रों में प्रवेश कर गई। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के मध्य में अनेक देशों ने सोचा कि इन कारकों को एक दूसरे के यहाँ जाने से रोका जाए। कीट बीमारियों को मनुष्यों के कारण इस प्रकार फैलने और एक देश से दूसरे देश में जाने से रोकने के लिए देश की सरकार कुछ नियम बना देती है, जिसी को संगरोध नियम कहते हैं। इसके अतिरिक्त देश में कुछ और नियम लागू किए जाते हैं जो कीटनाशक, रसायनों, उपकरणों इत्यादि में मिलावट की जांच करती है तथा इन प्रयोग को सावधानियां निर्देश करती है
इन सब पाबंदियों और नियमों को जो सरकार लागू करती है उसी को कहते हैं लीगल कंट्रोल। आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने से क्या, संगरोध नियम जरूर आएगा, संगरोध नियम 1 3 नंबर में। तो थोड़ा सा बता देता हूँ संगरोध नियम क्या होता है। तो पादप नाशक कीटों को ऐसे नए क्षेत्रों में जहां वे नहीं पाए जाते हैं, बहिष्करण, निरोध अथवा स्थापित होने में विलंब के उद्देश्य से कृषि वस्तुओं के आयात निर्यात पर कानूनी प्रतिबंध लगाना ही क्या कहलाता है, पादप संगरोध कहलाता है। या भारतवर्ष में आयात या निर्यात किए जाने वाले पौधे, बीजों तथा अन्य पदार्थों का निरीक्षण और स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रदान करना इत्यादि कार्य करना क्या कहलाता है, संगरोध नियम कहलाता है। मैंने आप लोगों को आईपीएम बताया था, आईपीएम का उद्देश्य नहीं बता पाया था, तो आईपीएम का उद्देश्य सुन लीजिए कि आईपीएम का क्या उद्देश्य। सबसे पहले उसका उद्देश्य यही है कि स्वस्थ फसल का उत्पादन हो, क्या हो, स्वस्थ फसल का उत्पादन हो। दूसरा उद्देश्य है कि फसलों की साप्ताहिक निगरानी रखी जाए। तीसरा उद्देश्य है कि कृषक को अपने खेत में प्रौढ़ बनाना। तो यह था दोस्तों कुछ मुख्य उद्देश्य। अब देखेंगे और उद्देश्य इसका। पहला उद्देश्य यह है कि जीवनाशी रसायन रहित नाशी जीव नियंत्रण एवं अन्य विधियों जैसे सस्य क्रिया, यांत्रिक विधि, जैविक नियंत्रण एवं परिस्थिति में कीटनाशक रसायनों इत्यादि का सामूहिक या आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके नासु जीवों की वृद्धि आर्थिक क्षति स्तर से नीचे बनाए रखना पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि कीटनाशक रसायनों का कम से कम उपयोग करके पर्यावरण संतुलन को नीचे बनाए रखना। तीसरा उद्देश्य इसका यह है कि अवरुद्ध कृषि में वृद्धि लाना, जो प्रतिरोध कृषि है उसमें क्या करना, वृद्धि लाना। तो दोस्तों यही आईपीएम का मुख्य उद्देश्य है। देखेंगे कीट विषयों का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहला सावधानी ये रखनी चाहिए दोस्तों कि कीटनाशी के कट्टरों या धारकों के लेख पत्रों पर दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पालन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अगला है दूसरा पॉइंट, कीटनाशी का प्रयोग करते समय या तैयार करते समय उसके चूड़ अथवा फुहार श्वास द्वारा लेने का पूर्ण रूप से बचाव करना चाहिए। अगला पॉइंट है कीटनाशी का त्वचा से संपर्क नहीं होना चाहिए। यदि दुर्घटनावश ऐसा हो जाता है तो तुरंत साबुन से धो लेना चाहिए। अगला पॉइंट है कीटनाशी के प्रयोग के समय सिगरेट, बीड़ी तथा कोई भी खाने वाली वस्तु नहीं खानी चाहिए, उनका परित्याग करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि कीटनाशी के फुहारों तथा हवा में उड़ाए गए धूल कणों से बचने के लिए सुरक्षात्मक वस्त्र और श्वसन यंत्र पहनना चाहिए। अगला कीटनाशी का प्रयोग नंगे हाथ नहीं करना चाहिए। अगला प्रयोग है कीटनाशी और प्रयोग की फसल की कटाई के बीच एक सुरक्षित अंतराल देना चाहिए। अब मान लीजिए आपको आज फसल काटना है तो आज ही इस पे दवा मत मारिए, कम से कम 1 2 दिन पहले मारिए। अगला है जहां तक संभव कीटनाशी का प्रयोग कीट का उन विकासशील अवस्थाओं के साथ किया जाना चाहिए जो इसके साथ संवेदनशील है। अगला पॉइंट है प्रयोग से पहले उस क्षेत्र के किसानों, श्रमिकों तथा पशुओं को हटा देना चाहिए जहां पे हमें कीटनाशी का छिड़काव करना है। अगला पॉइंट है परागण करने वाले कीटों विशेषकर मधुमक्खियों की रक्षा के लिए फूल लगी फसल पर कीटनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है अधिक या संज्ञान में आने योग्य कीटनाशी के अवशिष्ट किसी उपभोग के लिए तैयार उपज पर वंचित होने चाहिए। अगला प्रयोग है कीटनाशी का प्रयोग तभी करें जब कीटों की संख्या आर्थिक दहलीज स्तर पर पहुंच जाए या आर्थिक दहलीज स्तर पार हो जाए। तो यह था दोस्तों कीटनाशियों का मारते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब देखें कीटनाशी के मारने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो हमें कीटनाशी के प्रयोग के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो बची हुई जो कीटनाशी है, जो दवा बचा है उसको भंडार में रख देना चाहिए, उसको भंडारण कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कभी भी कीटनाशी के घोल को पंप में नहीं छोड़ना चाहिए, पंप को ठीक प्रकार से साफ करके भंडार गृह में रखना चाहिए। अगला है खाली डिब्बों को दूसरे काम में न लें, वह इकट्ठा होने पर तोड़कर करीब 2 फीट गहरी मिट्टी में दबा दे। कागज और प्लास्टिक आदि के डिब्बों को यदि जलाएं तो धुएं के पास खड़े न रहें। अगला है काम में लिए गए कपड़ों व अन्य सामग्री को ठीक प्रकार से धो लें। अगला पॉइंट है कीटनाशी से काम करने के बाद ठीक से स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। अगला है जो भी कीटनाशियां फसलों पर छिड़के उनका ब्यौरा लिखे। अगला है कीटनाशी छिड़के खेत में कुछ समय के लिए किसी अन्य आदमी को न घूमने दें। अगला पॉइंट है इस बात का ध्यान रखें कि कीटनाशी छिड़की हुई फसल को कोई जानवर न खाए। अगला पॉइंट है कीटनाशी छिड़कने के बाद कम से कम 6 घंटे तक वर्षा न हो तो ठीक है, वरना दोबारा से दवा छिड़कनी चाहिए। और अंतिम छिड़काव फसल काटने से बताए गए समयांतर का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो यह था दोस्तों क्या कीटनाशी का क्या दोस्तों कीटनाशी का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो यदि दे देगा दोस्तों कि आप लोग कीटनाशी का प्रयोग करते समय यदि आप लोगों को इमरजेंसी में कुछ चाहिए तो इसके लिए दोस्तों जो आप लोगों के पास एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी होनी चाहिए। इसमें एक सिरिंज, 5 सीसी, 2 फिनबार, दूसरा नंबर की फिनबार, बिटॉल, एमाइल नाइट्राइट पल्स, एट्रोपिन सल्फेट, कैफीन एवं एपोमोर्फिन के लिए कैप्सूल होनी चाहिए। अगला पॉइंट दोस्तों
अमोनियम कार्बोनेट, पीसी हुई सरसों, साधारण नमक, टैनिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 50 को और चारकोल इत्यादि होनी चाहिए। पेट साफ करने के लिए नदी होनी चाहिए। इतना सामान दोस्तों आपके प्राथमिक चिकित्सा पेटी में होनी चाहिए। विष उपचार कैसे किया जाता है, तो सभी सावधानियां रखने पर भी यदि कोई कार्यकर्ता गलती से कीट विषयों का शिकार हो जाए तो तुरंत ही अग्रलिखित उपाय ध्यान में रख लेने चाहिए। यद्यपि इसका विवरण ऊपर दिया गया है, फिर भी यहाँ कुछ अन्य उपाय दिए जा रहे हैं। कहने का मतलब इसका यह है, रोगी के शरीर से भी इसको शीघ्र निकालने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। विषमार दवा का प्रयोग करना चाहिए। रोगी ने जो भी मल पदार्थ निकाले हों उनके जांच के लिए एकत्रित कर लेना चाहिए। जैसे उसको उल्टी किया तो उसको एकत्रित कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट है, रोगी को तुरंत कहीं पास के अस्पताल में डॉक्टर के पास लेके जाने का प्रबंध करना चाहिए। और यदि किसी ने जहर खा लिया है तो उसको क्या करना चाहिए, तो जहर खा लेने पर रोगी को उल्टी कराने का प्रबंध करना चाहिए तथा आमाशय नली द्वारा आमाशय को धो डालें। उल्टी कराने के लिए निम्न पदार्थों का प्रयोग करें, जैसे 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच साधारण नमक मिलाकर पिलाने पर उल्टी हो सकती है। अगला है, गुनगुने पानी में साबुन का घोल देकर उल्टी किया जा सकता है। अगला है, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 ग्राम जिंक सल्फेट देने से उल्टी होगी। अगला पॉइंट है, एपोमार फिर हाइड्रोक्लोराइड का 1/10 ग्रेन इंजेक्शन देने से। यदि रोगी बेहोश हो, उसे दौरे पड़ रहे हो या उसे पेट्रोलियम पदार्थ, सांद्र अम्ल, कास्टिक सोडा आदि पी लिया है तो उल्टी नहीं करवाना चाहिए। इस पेट की सफाई नली द्वारा डॉक्टर से ही करवाना अच्छा होता है। उल्टी हो जाने या पेट की सफाई के पश्चात उसमें विषमार दवा देनी चाहिए। इसके लिए सर्वोपयोगी विषमार का प्रयोग ठीक रहता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के विष को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों यही था हमें कीटनाशी का प्रयोग करते समय और कीटनाशी के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।